राम कड़वाल मुर्दाबाद, राम कड़वाल मुर्दाबाद, राम कड़वाल मुर्दाबाद। भी है कि मैं कहीं ना कहीं मैं कंडवाल जी को भी बोलूंगा स्पष्ट तौर से, कहीं ना कहीं आपका भाई भी होगा उपनल में, कहीं ना कहीं आपका चाचा ताऊ का लड़का भी होगा उपनल में, तो आप वो अनर्थ मत लीजिए, वो ये अनर्थ हो जाएगा। अगर आप जो है जय या माननीय न्यायालय जय, अगर आपको लगता है कि हम वैसे आए हैं बगैर चयन के आ रहे हैं, आप जाइए, आप स्वतंत्र है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये यस कर दिया है, माननीय हाई कोर्ट ने हमें यस कर दिया है, सरकार की रिव्यू पिटीशन खारिज होगी, आज सरकार के आला अधिकारी कंटेम्प्ट में है, आप कैसे सिद्ध कर देंगे कि हम इनलीगल लगे? तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपकी लड़ाई सरकार से, आप हम हमारे बीच बताइए, हम अपने हक अपनी मांग जो माननीय हाई कोर्ट माननीय न्यायालय ने हमें सिद्ध कर दिया है कि नहीं, इन लोगों का रेगुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए, इनका नियमितीकरण होना चाहिए, इनका जीएसटी नहीं कटना चाहिए, तो आप कौन होता तय करने वाला है? इसका मतलब आप कोर्ट से ऊपर हो गए। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के साथ, उनके साथ देखिए, मैंने शुरू से कहा था कि हम अब ये तो हमारे भविष्य के साथ खिलाड़ कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि उन बच्चों के साथ खिलाड़ कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जहां कई दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने को विभिन्न विभागों में नियमितीकरण की बाट देख रहे हैं, वहीं अब उनकी इस मांग के विरोध में उत्तराखंड बेरोजगार संघ खड़ा हो गया है। बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम कंडवाल का कहना है कि उपनल कर्मियों का नियमितीकरण संवैधानिक रूप से गलत है और न्याय संगत नहीं है। उन्होंने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को प्रशिक्षित बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ की संज्ञा दी। आइए देखते हैं कि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के विरुद्ध उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने क्या क्या कहा। बहुत सादर प्रणाम। आप सभी मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई राम कंडवाल जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई सुरेश सिंह जी, हमारे महासचिव जेपी ध्यानी जी और हमारे कार्यकारिणी सदस्य जसपाल भाई जी। मैं सभी सम्मानित पत्रकार साथियों से कल जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो नहीं हो पाई किन्हीं कारणवश, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन और हमें और चीजें हमें इकट्ठा करनी थी, इसलिए करके जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है उसके लिए हम आपसे बहुत खेद चाहते हैं। अब मैं जो आज का मुद्दा हमारा है वो उपनल से संबंधित मुद्दा है हमारा आज, तो मैं भाई राम कंडवाल जी से बोलना चाहूंगा कि इस मुद्दे के ऊपर आप अपना इस विषय पर प्रकाश डालिए। राम कंडवाल भाई। धन्यवाद। हमारे प्रदेश प्रवक्ता नितिन दत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। साथियों, उत्तराखंड बेरोजगार संघ, जैसा आप जानते हैं कि इस प्रदेश में हमेशा हमने जो मुद्दे उठाए वो डंके की चोट पर उठाए। हमने वो मुद्दे इसलिए उठाए कि यहां पर जो सिस्टम खराब है, यहां पर जो पारदर्शी तरीके से जो युवाओं का हनन हो रहा है, जो इस प्रदेश के बेरोजगारों का हनन होना है, उसको लेकर हम हमेशा आगे आए और हमारे मुद्दे हमेशा कुछ ना कुछ उन मुद्दों पर जो है कार्रवाई हुई है। साथियों, हम पर बहुत लालछन लगाए गए। कभी हमें भाजपा की बी टीम कहा जाता है, कभी हमें कांग्रेस की बी टीम कहा जाता है, कभी हमें किसी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन साथियों जो डॉक्यूमेंट्स और जो तथ्यों के साथ हम बात करते हैं उसी को लेकर एक बार फिर आज जब प्रदेश के युवाओं की जरूरत आज हमें है, जब प्रदेश के पूर्व सैनिकों की जरूरत आज हमें है, जब उनके साथ अन्याय हो रहा है, जब आज इस राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसको लेकर आज उन्होंने हमें पुकारा है। और साथियों, आज उपनल पर हम बहुत बड़ा एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को यह भी बता दूं कि उत्तराखंड एक वीरों की भूमि है। यहां के लगभग हर गांव में सैनिक सीमा में डटे रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड का सौभाग्य यह भी है कि जब ये सैनिक सेवानिवृत्ति के बाद घर लौटते हैं तब भी उनका सेवा का सफर जो है समाप्त नहीं होता, बल्कि नए रूप में शुरू होता है। उपनल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपनल पे आते हैं। उपनल बनाने का उद्देश्य साथियों ये था कि जो सैनिक हैं, जो हमारे प्रदेश के सैनिक बड़ी संख्या में रिटायर होते हैं, उनके पुनर्वास और रोजगार की चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया था उस वक्त कि उन्हें राज्य में सुरक्षा, तकनीकी, प्रबंधन और अन्य सेवाओं में प्राथमिकता दी जाए और एक सरकारी निगम बनाया जाए जो सभी पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार देगा।
इसलिए उपनल की गठन हुआ था। उपनल बनाने के उद्देश्य भी साथियों वही थे जो अभी मैंने आपको बताया। अब मैं आता हूं कि क्या जो उपनल बनाने का एक तरह से उद्देश्य था, क्या उसको फुलफिल हो रहा है? यह उपनल की वेबसाइट है। अगर आप उपनल की वेबसाइट पर जाएंगे तो उपनल का विजन जो वेबसाइट पर लिखा है, हमारा विजन और हमारा मिशन, तो उपनल का विजन क्या लिखा है कि उत्कृष्ट, पारदर्शी, कुशल तथा उच्च नैतिक मानकों के साथ एक प्रतिष्ठित आउटसोर्स एजेंसी बनाना, यह इनका विजन है। अब उपनल का मिशन क्या है? उपनल का मिशन है प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं पुनः रोजगार के माध्यम से पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को सम्मानित व स्वावलंबी बनाना। क्या यह हुआ है? क्या उपनल में हमारे पूर्व सैनिक और हमारे पूर्व सैनिकों के आश्रित वो लगे हैं? हमने भी आंकड़ा जुटाया कि 22,000 में जिस उद्देश्य से, जिस विजन से, जिस मिशन से उपनल का गठन किया गया है, वो आंकड़ा हमने भी जुटाया है। लगभग 6 से लगभग 7,000 जो है इसमें पूर्व सैनिक उनके आश्रित है, और बाकी कौन है? किनके आशीर्वादों से लगे हैं? इसमें साथियों अगर आप ये देखेंगे तो ये निगमन का प्रमाण पत्र है। इस प्रमाण पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि उपनल एक तरह से कंपनी है। कंपनी, ये उपनल है। अब अगर आप देखेंगे तो किसी भी कंपनी की, किसी भी एजेंसी की जो एक तरह से सिटीजन चार्टर होता है, मतलब कि हम किस लिए जाने जाते हैं, तो उपनल किस लिए जाना जाता है? इनका सिटीजन चार्टर क्या है? इनका सिटीजन चार्टर है कि उपनल एक पवित्र धाम है जो भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। यह उपनल का मेन सिटीजन चार्टर होता है, जो किसी भी कंपनी का सिटीजन चार्टर होता है, यह है। अब साथियों हम आते हैं संवैधानिक ढांचा में। संवैधानिक ढांचा क्या कहता है? अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि सरकार का दायित्व है कि सभी नियुक्तियां समान अवसर की पृष्ठभूमि में हो। किसी भी व्यक्ति को बिना समान अवसर के नियुक्ति कर देना अन्य योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन है। यह अनुच्छेद 14 कह रहा है। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 16 कह रहा है रोजगार में समान अवसर, आरक्षण की व्यवस्था का पालन करना, यानी कि कोई भी अगर सरकारी भर्ती अगर आप करवा रहे हो तो खुली प्रतियोगिता होनी जरूरी है, विज्ञापन निकलना जरूरी है, मेरिट के आधार पर दी जानी चाहिए। यह अनुच्छेद 16 साथियों ये कह रहा है। और इसमें अगर हम आएंगे, अब जो सबसे बड़ा मैं आप लोगों को वो बताता हूं कि उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार, 5 जजों की बेंच बैठी थी, 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी। उस संवैधानिक पीठ ने क्या क्या कहा? पूरे देश में उपनल, संविदा, आउटसोर्स के जितने कर्मचारियों पर, इस पर एक लैंडमार्क डिसीजन उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार ने दिया है। और इस उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार में क्या लिखा गया है, मैं थोड़ा भूमिका आपको बताऊंगा। इसमें यह कहा गया कि भारतीय संविधान में सरकारी नौकरियों की नियुक्ति प्रक्रिया को अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा नियंत्रित किया गया है। ये दोनों अनुच्छेदों के अनुसार हर नागरिक को समान अवसर, प्रतिस्पर्धी चयन और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का अधिकार है, लेकिन लंबे समय से विभिन्न केंद्र और राज्य विभागों में अस्थायी, अनुबंधित, दैनिक वेतनभोगी और बैकडोर तरीके से की गई नियुक्तियों को लेकर भारी विवाद रहा है। इसी समस्या को स्थायी समाधान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को ऐतिहासिक निर्णय जो है दिया था। और यह जजमेंट साथियों सुनहरे अवसर में एक तरह से जो देश में जो जजमेंट अगर व्याख्या की जाती है तो इस जजमेंट की व्याख्या की जाती है, जहां पर आउटसोर्स का जिक्र हो, जहां पर उपनल का जिक्र हो, जहां पर इन सारी चीजों का जिक्र हो। इसमें यह भी कहा गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक उसमें था नियमित भर्ती ही वैध तरीका। इसमें साफ कहा गया है संवैधानिक पीठ में कि सरकारी नियुक्ति केवल संविधान सम्मत खुली भर्ती प्रक्रिया से ही होगी। कोई भी नियुक्ति बिना विज्ञापन, बिना मेरिट और बिना चयन प्रक्रिया के होगी। और ये जो अनुच्छेद मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें उसमें होंगी साथियों। अस्थायी संविदा, दैनिक वेतनभोगी उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं, ये इस संवैधानिक पीठ ने कहा था। इसने ये कहा है कि अस्थायी सेवा और आप नियमित नहीं बन सकते हैं।
अदालतें नियमितीकरण का आदेश नहीं दे सकती हैं। नियमितीकरण अधिकार नहीं है। और यह भी इसने कहा था कि इमोशनल, अगर आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है तो उस पर सरकार फैसला ना ले। यह भी यहां पर जो है साफ तौर पर किया गया। यह भी कहा गया था इस 2006 के ऑर्डर में कि 10 साल से अधिक कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक बार की योजना आप बना दो, वन टाइम सेटलमेंट। अगर आपको उनको सरकारी नौकरी देना, आप दे दीजिए। आपको अगर उनको आगे और कुछ करना तो आप कर दीजिए। तो वन टाइम सेटलमेंट के लिए उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार में कहा गया था, और उसमें यह कहा गया था कि ऐसे कर्मचारियों के लिए एक बार विशेष योजना बनाई जाए जो 10 साल से अधिक समय से कार्यरत हो, जिनकी नियुक्ति थी अर्थात नियमों में कमी थी लेकिन इलीगल नहीं थी, धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा नहीं था, उनको जो है आप वन टाइम परमानेंट कर सकते हैं। लेकिन यह सुविधा सिर्फ एक बार लागू होगी, यह कहा गया था। उसके बाद क्या हुआ कि पूरे देश में जो है एक बार करने के लिए सबने कोशिश की। 2016 में हरीश रावत की सरकार ने भी इनको एक तरह से उस समय परमानेंट किया था, है ना, उस समय परमानेंट किया गया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि उसके बाद से लगातार जब ये वन टाइम सेटलमेंट था तो उसके बाद इनकी नियुक्तियां क्यों कर रहे हैं? हमारी सरकार इनकी नियुक्तियां क्यों करवा रही है? हमारे जो सिस्टम है वो यहां पर क्यों छेड़खानी कर रहा है? और सबसे बड़ी बात तो यह कि हमारे मैं वो भी दिखा रहा हूं आपको, उमा देवी वर्सेस, ये पूरा हमारे पास जो है ऑर्डर है, वो जजमेंट है, वो भी आप देख सकते हैं। इस प्रदेश में अगर आप जो है 22,000 कर्मचारियों को परमानेंट कर देते हो, उनका नियमितीकरण कर देते हो, तो फिर इस प्रदेश के बेरोजगार कहां जाएंगे? इस राज्य में पहले ही जो है 15-15 सालों में जो है 6 से 7 हजार भर्ती निकलती है, और आप अगर एक साल परमानेंट कर दोगे तो जो प्रदेश का बेरोजगार जो है करणपुर में 6x6 के कमरे में तैयारी कर रहा है, जो है पिथौरागढ़ में तैयारी कर रहा है, जो इस प्रदेश में जगह जगह तैयारी कर रहा है, उनका क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा? तो सरकार से हम ये मांग करते हैं, और हम उपनल कर्मचारियों के खिलाफ नहीं है, उनके प्रति हमारी संवेदना है। हम भी जानते हैं कि वो दर्द क्या है वहां पर बैठने का, लेकिन इन सरकारों ने अपने वोट बैंक के चक्कर में थी, और हम चाहते हैं कि सरकार नियमितीकरण के अलावा उपनल कर्मियों का जो भी संवैधानिक तरीके से जो भी करना है वो कर सकती है, लेकिन नियमितीकरण इस प्रदेश में खासकर 2006 उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार की 5 जजों की जो सुप्रीम कोर्ट में पीठ बैठी थी, उसके अनुरूप नियमितीकरण नहीं हो सकता है। बाकी सरकार को जो करना है संविधान के दायरे में, अपने अधिकार के दायरे में, वो कर सकती है। तो दोस्तों, आज के अंक में आपने देखा कि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के विरुद्ध में उत्तराखंड बेरोजगार संघ कैसे खड़ा हो चुका है और किस प्रकार उन्होंने इस पूरे के पूरे नियमितीकरण की मांग को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।